14 सितंबर 2020 उत्तर प्रदेश, एक लड़की के साथ दुष्कर्म होने की घटना सामने आती है और साथ ही साथ बताया जाता है कि दुष्कर्म के साथ साथ लड़की की जीभ काट दी गई है ताकि लड़की कुछ बता ना पाए कि किसने उसके साथ क्या किया है। इसके साथ साथ और भी कई इंजरीज की बात की जाती है और यह बताया जाता है कि उन्हीं इंजरीज के कारण लड़की की मृत्यु 30 सितंबर को हो गई है। अभी तो मर्डर और रेप के बीच में कंफ्यूजन थी कि अचानक ही ये जो पूरा मुद्दा है ये पॉलिटिकल हो जाता है और उसके बाद साथ ही साथ कंफ्यूजन बढ़ जाती हैं। तो आइए इन्हीं कंफ्यूजन्स के बारे में बात करते हैं एक एक करके। हाथरस केस से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है जो हम सभी को समझ लेनी चाहिए। किसी भी केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इंसाफ। अरे नहीं भाई साहब, इंसाफ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी केस में समीकरण। हाथरस की जगह इस तरीके का मामला राजस्थान में सामने आता तो कोई ध्यान नहीं देता, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। पिछले कुछ दिनों में 11 से ज्यादा ऐसे मामले राजस्थान में आ चुके हैं मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी कहां वहां गए और प्रियंका गांधी कहां गई हम सभी को पता है। जब हाथरस का मुद्दा उठा तो यूपी के बलरामपुर में उसी समय एक दलित लड़की के साथ बिल्कुल वैसा ही कांड हुआ, लेकिन वो कांड किया था साहिल और शाहिद ने। मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से दोनों आते हैं तो इस वजह से इस मुद्दे को दबा दिया गया। हाँ, जब इस मुद्दे की बात सामने आई थी, जब तक विक्टिम्स का नहीं पता था तब तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि दोनों एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं तो इस मुद्दे को दबा दिया गया। तो भाई दलित लाइफ मैटर्स ओनली व्हेन समीकरण आर इन योर फेवर। अब आते हैं दोस्तों उन चीजों पे कि जिस तरीके की ब्रुटैलिटी बताई गई, क्या वो ब्रुटैलिटी सही थी या नहीं थी। बताया गया लड़की की जीभ काट दी गई, लेकिन लड़की तो बोलते हुए साक्षात वीडियो में ही दिखाई दी। किसने? और बताया गया कि लड़की के साथ रेप हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट्स थी उन्होंने साफ तौर पर यह क्लियर किया कि लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ। साथ ही साथ जो पहले की बयान थे लड़की की मां के या लड़की के खुद के, उन्होंने सब ने यही बताया कि कोई रेप नहीं हुआ। क्या हुआ, किस बात को लेकर इनको मारा है? घास लेने गए थे यहाँ तो मैं मारपीट हो गई। अब मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो, कोर का बिल्कुल बाल लगता है। मुझे मालूम नहीं पड़ी, इसकी चाची एकदम कसी दी, आवाज ही नहीं लगी। किन लोगों ने कसी है? तू आता फिर किन किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। क्या नाम है उसका? संदीप। बापू का नाम है गुड्डू। क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही बनाती थी। उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम से कम है गई 15-16 साल है। लड़की की मां ने मामला पॉलिटिकल होने से पहले रेप की बात नहीं की, लेकिन जैसे ही मामला पॉलिटिकल हुआ तो उन्होंने भी अपना बयान बदल लिया। अपर कास्ट लोअर कास्ट का ये मामला गरमाने लगा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने खूब जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया और योगी को रैटल करने की पूरी कोशिश करी। हाँ, वो बात एक और है कि जब हाथरस जा रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे ठिठोलियां निकल रही थी, वो एक अलग चीज है। अब आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के संवेदनशीलता के ऊपर सवाल उठाओगे तो भाई इंडिया टुडे को दर्द भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इंडिया टुडे ने एक फैक्ट चेक किया और ऐसा फैक्ट चेक, इतना भोकाली फैक्ट चेकिंग के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने 16 सेकंड के वीडियो को और छोटा किया और उसको 10 सेकंड का बताया और कहा कि देखो 10 सेकंड तक इन्होंने कोई ठिठोलियां नहीं करी, कोई हंसी मजाक नहीं करा और 6 सेकंड का जो हंसी मजाक वाला पार्ट था वो काट लिया। वहीं शशि थरूर भाई साहब ने तो ये कह दिया कि यही तो टाइम है पॉलिटिक्स करने का, करने दो पॉलिटिक्स, यही तो मौका है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है सर कि आप पॉलिटिक्स के लिए जो क्या अभी एक लोकतंत्र में राजनीति करना मना है? क्या लोकतंत्र में लोग कैसे जानेंगे किसका दिल किसके साथ है? यही मौका है। और ये अपने आप को पत्रकार कहने वाले भाई साहब तो ये कह देते हैं कि प्रियंका गांधी काफी अच्छा काम कर रही हैं ऐसे टाइम पे और भगवान ने साफ तौर पर उन्हें एक मौका दे दिया है इस लड़की के रूप में। बस इसी मौके को भुनाते हुए राहुल गांधी बिना धक्के के गिर गए और डेरेक ओब्रायन उछल उछल के गिर गए।
और इन दोनों के गिरने के साथ साथ गिर गई राजनीति, जो पहले से ही गिरी हुई थी, अब ना जाने कितनी और गिरी। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो सबसे वाहियात चीज़ हुई वो ये हुई कि लड़की के शव को रात के अंधेरे में जला दिया गया। ना घर वालों की मर्जी से, ना घर वालों के सामने शव को जला दिया गया। और जब पुलिस से पूछा गया कि भाई तुमने क्यों जलाया रात के अंधेरे में शव को, तो पुलिस का जो बयान था वो शायद इस घटना से भी ज्यादा शर्मनाक था। आप लोग तो चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। वहीं यूपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपना ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में लिखा गया कि काफी दिक्कत हो गई थी, शव को रात के अंधेरे में जलाना पड़ा, अगर नहीं जलाते तो दंगे वंगे हो सकते थे, इसको काफी पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, बस इसीलिए हमें जलाना पड़ गया। वाह योगी जी वाह, कमाल ही कर दिया। मतलब क्या दंगा बिना शव के नहीं हो सकता था? क्या दंगा इस बात पे नहीं हो सकता था कि रात के अंधेरे में शव को जला दिया गया? और ये जो रात के अंधेरे में शव को जलाया गया, तो आप ये बताइए इससे दंगा रुका कैसे? वहीं दूसरी ओर मामला जब पॉलिटिकल हुआ तो विक्टिम के घर वालों के बयान बदल गए। अब विक्टिम के घर वालों के जब बयान बदले तो उसके बाद डीएम साहब विक्टिम के घर वालों से मिलने पहुंचे, तो उसके बाद डीएम साहब ने उनसे पूछा कि भाई आपने बयान क्यों बदल लिया? वैसे बयान बदलना ना बदलना आपकी मर्जी है, किसी के कहने पर या पॉलिटिक्स के दबाव में आकर आप इस तरीके से बयान बदलेंगे तो वो अच्छा नहीं है। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल शाम को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब डीएम साहिब के समझाने भर को मीडिया ने बना दिया कि पुलिस दबाव बना रही है, पुलिस धमका रही है। पुलिस तो चलिए धमका रही है, मगर इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट अगर लड़की के भाई के साथ डील स्ट्राइक करते हुए पाए जाएं, उनकी टेप आउट हो जाए और उस पर अगर कोई सवाल पूछ ले तो भाई उसको भक्त बोल दो और काम खत्म कर दो। कोशिश मतलब इसमें कोशिश की तुम डरो मत यार। अब और डरने से कोई काम नहीं चलेगा। जब पिताजी ने ये बात बोली है, कल बोली है, वीडियो उनके पास गया प्रियंका गांधी के पास, तो इसका मतलब बोली तो है ना कहीं ये बात। किसी ने तो रिकॉर्ड किया है वीडियो। तो अब वो उसी सेम चीज को हमको बस एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमको बस ये भेज दो, मैं प्लीज बोल रही हूँ, ठीक है? अगर आपको कहीं लगे ना बहुत अटेम्प्ट के बाद कि नहीं पिताजी नहीं मान रहे, संदीप पूरी कोशिश करो। हमने देखो, मैं उस दिन तुम्हारे पूरा मैं यहीं खड़ी हूँ यार, हम भी डंडे खा रहे हैं, जरा आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, प्लीज बोल रही हूँ, ठीक है? वरना ये लोग पूरा मामला अभी तुम लोगों पे डाल रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ आपको, पूरा फैमिली पे घुमा रहे हैं अब ये मामला कि भाइयों ने कुछ किया है, मारा है। लड़की का भाई जर्नलिस्ट से बात करते वक्त इसी कॉल के दौरान सीबीआई जांच की मांग करता है। फिर गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई जांच की बात कह देती है और कहती है कि साथ ही साथ लड़की के घर वालों का भी नार्को टेस्ट किया जाए और सभी का नार्को टेस्ट किया जाए। लड़की के घर वाले इस बात पर थोड़े घबरा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, नार्को टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सीबीआई जांच भी नहीं होनी चाहिए। शायद इतिहास का ये पहला मामला होगा जिसमें विक्टिम खुद कह रहा है कि नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो विक्टिम डिमांड ही कर रहा होता है भाई। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में सैकड़ों कॉल्स की गई हैं संदीप, जो कि अक्यूज्ड है, उसके और लड़की के भाई के नाम पर अलॉटेड सिम के बीच में। जब लड़की के भाई से पूछा जाता है कि आपने कभी संदीप जो कि अक्यूज्ड है उससे बात की है,
तो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हमने कोई बात नहीं की है। जबकि कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 500 घंटे की बातें इस बीच में उनकी हुई हैं। अब अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है ये घर पे रहता हो और लड़की जो है वो खुद लड़के के साथ बात करती हो, और गांव वाले जो हैं वो भी इसी तरीके की बातें कह रहे हैं कि दोनों ही के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। अपना नाम बताइए। नाम ओमकार सिंह है। ओमकार सिंह। हाँ, हम इसलिए नहीं बता पा रहे, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसी पीठ जाके घर जाते हैं। ये बताइए, जिस समय लड़की उस खेत में तड़प रही थी, भाई उसकी मार पीट करके और माँ वहीं पर और घास लेके माँ को गया और लव कुछ की माँ आई। लड़की को किसने पीटा? माँ ने और भाई ने मारा। किसने मारा? माँ भाई ने मारा था उसको। लेकिन वहाँ तो माँ तो अब कह रही है कि उन लड़कों ने मारा है। लड़का नहीं, वहाँ पे लड़का बताओ, झूठ है। आपको पता है आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? पूरा आरोप है, यही बताओ। वो निर्दोष फंसाए गए। तो फिर लड़की कैसे मर गई? लड़की मारी माने भाई ने उसको। क्यों मार दी? उसने इनका पहले कुछ थोड़ा सा प्रेम था संदीप का, उसका था प्रेम। हाँ, पर उस दिन संदीप भी नहीं था उस दिन, इसलिए उसने संदीप कहाँ था उस दिन? संदीप अपने गांव में अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था। दूसरी ओर रामू, जो कि एक अक्यूज है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, रामू उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन गांव में ही मौजूद नहीं थे। वो तो एक प्लांट में थे, उस प्लांट में जिस प्लांट में वो रोज काम करने जाते हैं, और वहां पर उन्हें 25 से ज्यादा लोगों ने देखा और इस बात की गवाही प्लांट के ओनर ने दी। नार्को टेस्ट हो तो सच सामने आ जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से सच सामने आया था कठुआ रेप केस के दौरान, जब विशाल जंगोत्रा जो कि मेन अक्यूज्ड बताया जा रहा था उसी को ही कोर्ट ने बरी कर दिया। जरूरी नहीं है हर बार जो भी अक्यूज्ड है हर कोई सही में गुनहगार हो सकता है कुछ सही भी हो सकता है कुछ गलत भी हो, जैसे कठुआ में हुआ था। इस केस में भी 3 आरोपियों का जो नाम है वो बाद में ऐड किया गया है और पहले केवल संदीप का ही नाम उसमें था। मगर जैसा कि हम सभी को पता है कि समीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसाफ कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। उसी तरीके से जैसे कठुआ में सबने अपनी अपनी साइड पकड़ रखी थी, हाथरस केस में भी सबने अपनी अपनी साइड पकड़ रखी है। और ऐसे में कांग्रेस के बड़े बड़े लोग दंगा भड़काने की साजिश करते हुए स्टिंग में पकड़े जाते हैं। साथ ही साथ पीएफआई के कुछ लोग पकड़े जाते हैं मथुरा के अंदर, जिनको काम यह अलॉट किया जाता है कि हाथरस में जाओ और हाथरस में रस भर भर के दंगा फैलाओ। सीएए हुआ और उसके बाद दंगे भी हुए, बहुत सारे लोग मारे भी गए, 20 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाया गया। शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट हुए और आज सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट को इलीगल करार दे दिया है और उसी तर्ज पर हाथरस में भी प्रोटेस्ट कराने की, दंगे कराने की पूरी साजिश की जा रही थी। तो ऐसे में कौन सही कौन गलत क्या पता, लेकिन जांच पूरी होनी चाहिए, नार्को एनालिसिस होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कीजिए। हमारे दूसरे चैनल AKT के इतिहास को भी सपोर्ट कीजिए, हमने उस पर नई वीडियोस डाली हैं, आप वहां पर जाकर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।